हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्र यूट्यूब चैनल और मैं हूं चंद्रभान। और आज हम लोग बात करने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। यहाँ से ये किस किस परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है उसकी अगर बात करें तो दोस्तों ये जो है आपका सी टेट, यूपी टेट, सी टेट, इसके अलावा आपका यूपी टेट और भी जितने भी अदर्स आपके स्टेट हैं उनका जो टेट है उनसे उन सभी जगह पर यहाँ व्यक्तिगत विभिन्नता से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये एक साइकोलॉजी का एक टॉपिक है, तो ये उन्हीं छात्रों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। सीटेट का एग्ज़ाम देना है, टेट का एग्ज़ाम देना है। अगर आप ज्ञान की नॉलेज के हिसाब से अगर पढ़ना चाहते हैं कि हमें नॉलेज होना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता को कैसे मापा जाता है, ये क्या होती है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की, जो कि सीटेट एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि व्यक्तिगत विभिन्नता है क्या। इसके अर्थ की बात करें, मीनिंग की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति में, इसका देखिए अर्थ जो है वो क्या है उसको समझ लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, ये इम्पॉर्टेंट है, जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना व्यक्तिगत विभिन्नता कहलाता है। दुनिया का कोई भी इंसान एक दूसरे के समान नहीं है, दुनिया का कोई भी इंसान, और सब में कुछ न कुछ डिफरेंस ज़रूर पाया जाता है। वो आपका जैविक आधार अर्थात शारीरिक आधार पर हो सकता है, मानसिक आधार पर हो सकता है, कल्चर के हिसाब से हो सकता है, और व्यक्ति की भावनाओं अर्थात संवेगों के आधार पर हो सकता है। तो ये विभिन्नताएं हर एक व्यक्ति में ज़रूर पाई जाती हैं। अगर दो चीज़ें समान हैं तो तीसरी चीज़ समान नहीं होगी, अर्थात किसी न किसी तरह किसी न किसी चीज़ में एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न जरूर होता है। और ये व्यक्तिगत विभिन्नता उसको इस समाज में, इस यहाँ पर सीखने में, शिक्षा में, अधिगम में काफ़ी इफ़ेक्टेड करती है, प्रभावित करती है। चलिए देखते हैं, जैसे कि आपने देखा दूसरा नंबर देखते हैं कि किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, शील गुण, बुद्धि एवं अन्य व्यवहारों में जो अंतर होता है उसे व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, देखिए आदत अलग अलग हो सकती है। शील गुण दोस्तों किसको कहते हैं? शील गुण वो होते हैं जिस गुण को, जिस बात को व्यक्ति बार बार दोहराता है या बार बार वो अपने कार्यों में लाता है, और हर एक व्यक्ति में ये चीज़ ज़रूर पाई जाती है। आदत, एक शील गुण जो है वो दोस्तों आदत में बन जाता है। तो आदत में कोई गुण जब समाहित हो जाता है तो उसे हम शील गुण कहते हैं। बुद्धि में भी अंतर हो सकता है और अन्य जो व्यवहार हैं उसमें भी डिफरेंस हो सकता है। इसको भी हम ये कह सकते हैं कि परिभाषा है व्यक्तिगत विभिन्नता की। व्यक्तिगत विभिन्नता का सर्वप्रथम पता किसके द्वारा लगाया गया था? फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा लगाया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक हेरिडिटी जीनियस, इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है, हेरिडिटी जीनियस में व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रतिपादन किया था। कब किया था? 1869 ईस्वी में हेरिडिटी जीनियस नामक पुस्तक में फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगाया था। तो यहाँ पे एक टेक्निकल पॉइंट्स है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। इसकी परिभाषा की तो अभी अर्थ था, अब इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। देखिए इसकी परिभाषा है स्किनर के अनुसार व्यक्तिगत विभिन्नता में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका मापन किया जा चुका हो। ठीक है, मतलब ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता में वही तत्व शामिल हो सकते हैं, वही एक ऐसा पहलू शामिल हो सकता है जिसका हम मापन कर सकते हो या मापन कर चुके हों। और कोई भी एक पहलू हो सकता है, चाहे वो आपका शारीरिक विकास की बात हो या चाहे आपके मानसिक पहलू हो या आपका जैविक पहलू हो या आपका सांवेगिक पहलू हो। तो किसी भी एक पहलू में ये जो विभिन्नता है वो ज़रूर शामिल हो सकती है। अर्थात अगर हम मान लेते हैं कि जुड़वा के शरीर भी एक जैसे हैं, चेहरे एक जैसे हैं, तो ज़रूरी नहीं कि बुद्धि एक जैसी हो, तो मानसिक विभिन्नता भी पाई जा सकती है। अर्थात किसी न किसी पहलू में वो क्या हो कि डिफरेंस हो और उसका मापन भी किया जा सकता हो। टायलर के अनुसार क्या परिभाषा होगी? शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक कार्यों, गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियों, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी हो। तो ये भी चीज़ हो कि शरीर के आकार और स्वरूप,
शारीरिक कार्यों में गति जो होती है व्यक्ति की, हर एक व्यक्ति की बच्चे की गति भी अलग अलग होती है। कोई बच्चा फुर्तीला होता है, कोई सुस्त होता है ना, इस तरीके की भी होता है। तो ये जो गति संबंधी क्षमताएं हैं ये भी अलग अलग होती हैं। बुद्धि, उपलब्धि, जो भी अचीवमेंट्स उसने प्राप्त किया, जो भी ज्ञान प्राप्त किया, उसकी रुचियाँ क्या हैं, उसके अभिवृत्तियाँ क्या हैं, और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली विभिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी हो। अर्थात ये चीज़ जो है वो सिद्ध की जा चुकी है। जिनको मापा जा सकता है सिर्फ उन्हीं में से हम डिफरेंस देख पाते हैं। जिसको मापा नहीं जा सकता, जिसको देखा नहीं जा सकता, उसके बारे में डिफरेंस हम कैसे बता पाएंगे। चलिए, व्यक्तिगत विभिन्नता के मापने का संभावित वक्र, अर्थात हम किस तरीके से इसको माप सकते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों एक आपका डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को, ये डायग्राम बहुत कुछ बताता है, इसको आपको समझने की आवश्यकता है। देखिए ये जो डायग्राम है यहाँ पर आप देख रहे हैं 2%, फिर आपका 7%, फिर आपका 16%, फिर 50%, फिर आपका 16%, फिर 7%, 2%, इस तरीके से दिया गया। अर्थात ये आपका 25 इधर आपका दिया गया है और 25 आपका ये है, ठीक। 25 50 हो गया, और ये बीच वाला भाग जो है वो 50 है। तो इसमें दिखाया गया है कि ये जो 50% बालक हैं ये सभी का सभी सामान्य है, ठीक। लेकिन इधर देखिए सामान्य से कम या सामान्य से ज़्यादा, सामान्य से कम या सामान्य से ज़्यादा जितने भी बालक होते हैं वो सभी के सभी विशिष्ट बालक कहलाते हैं। अब जैसे सामान्य से अगर कम की बात करेंगे तो जड़ बुद्धि वाला हो जाएगा। मंद बुद्धि, तो जड़ बुद्धि वाले 2% होते हैं, मंद बुद्धि वाले 7% होते हैं, सामान्य से निम्न जो होते हैं वो 16% होते हैं। उसके बाद 50% सामान्य बालक होते हैं। फिर इसके बाद आपका आएगा 16%, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 16%। तो ये जो आपका है 16% कैसे होंगे, सामान्य से थोड़ा सा उच्च होंगे। फिर आपके 7% प्रखर होंगे, और फिर आपका प्रतिभाशाली 2% होंगे। तो सबसे कम अर्थात इडियट वाले भी कम होंगे और सब प्रतिभाशाली भी कम होंगे, है ना। तो ये ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रतिभाशाली ही एक विशिष्ट बालक है, नहीं, जो जड़ बुद्धि वाले होते हैं वो भी तो एक विशिष्ट है, वो भी तो एक विशेष गुण रखते हैं, है ना। तो सबसे कम अगर देखा जाए दोनों किनारे में तो जड़ बुद्धि वाले भी कम होते हैं और प्रतिभाशाली। सारे लोग ना तो जड़ बुद्धि होते हैं, अर्थात सारे लोग इडियट नहीं होते हैं, ओके। सारे लोग ना तो इडियट होते हैं और सारे लोग ना तो सुपीरियर होते हैं, अर्थात जीनियस होते हैं। तो सारे लोग प्रतिभाशाली नहीं हो सकते हैं और सारे लोग आपके मंदबुद्धि नहीं हो, जड़ बुद्धि नहीं हो सकते हैं, ओके। तो 2% जड़ बुद्धि, 2% प्रतिभाशाली, 50% ज़्यादातर लोग सामान्य में आते हैं। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के मापन का संभावितता वक्र है। इस तरीके से हम इसको माप सकते हैं, किसको, व्यक्तिगत विभिन्नता को। तो देखिए यहाँ पर इस तरीके से भिन्नता को दिखाया गया है। कुछ मंद हैं, कुछ आपके सामान्य से निम्न हैं, कुछ सामान्य से उच्च हैं, कुछ आपके जड़ हैं, कुछ प्रतिभाशाली हैं, कुछ तो ये एक तरीके की विभिन्नता, व्यक्ति विभिन्नता को मापने का ये संभावितता वक्र यहाँ पर दिखाया गया है। हाँ, चलिए व्यक्तिगत विभिन्नता के रूप की बात कर लेते हैं। तो इसके 2 रूप बताए जाते हैं। इसके 2 रूप होते हैं दोस्तों, कौन कौन से। एक तो आपका हो गया अंतः व्यक्तिगत भिन्नता और एक है आपका अंतर व्यक्तिगत भिन्नता। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये आपको देखना है। जब हम किसी एक व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले समस्त गुणों में अलग अलग भिन्नता देखते हैं तो उसे हम अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। लेकिन जब हम 2 व्यक्तियों के अंदर तुलना करते हैं और उसके पश्चात उनके गुणों में अंतर देखते हैं तो उसे हम अंतर व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति के अंदर शारीरिक भिन्नता, मतलब शारीरिक भिन्नता होगी, उसके अंदर मानसिक भिन्नता होगी, उसके अंदर क्रियात्मक भिन्नता होगी, उसके अंदर बुद्धि कुछ अलग होगी, अभिरुचि उससे अलग होगी, क्षमता कुछ अलग होगी, अवस्थाओं उसके अलग होंगी, जीवन मूल्य उसके अलग होंगे, जीवन मूल्य अवस्थाओं से अलग होंगे, क्षमताओं से अलग होंगे, है ना। अभिप्रेरणा जो है वो आपका जीवन मूल्य से अलग होगा, चिंतन जो आपका है वो बुद्धि से अलग होगा। तो ये आपस में जितने भी क्वालिटीज़ यहाँ पर दी गई हैं वो आपस में एक व्यक्ति के अंदर अलग अलग हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें एक समान हो, ऐसा नहीं हो सकता है। अर्थात किसी एक व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाली समस्त क्वालिटीज़, चाहे वो आपका भौतिक हो, चाहे आप मतलब शारीरिक हो या मानसिक हो, सभी में एक दूसरे में भिन्नता होती है। तो जब एक व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाली क्वालिटीज़ में, गुणों में हम भिन्नता देखते हैं, या तो जब हम बात करते हैं एक व्यक्ति के अंदर पाई जाने वाली तमाम तरह की विभिन्नता की, तो उसे अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। लेकिन जब हम 2 व्यक्तियों की तुलना करते हैं कि दोनों व्यक्तियों की बुद्धि में समानता नहीं है, दोनों व्यक्तियों की रुचि में समानता नहीं है, दोनों व्यक्ति अलग अलग कार्य क्षमता है, कोई कम कर पाता है, कोई ज़्यादा कर पाता है, दोनों मोटिवेट कम ज़्यादा होते हैं, शरीर एक समान नहीं है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई लंबा है ना। तो 2 व्यक्तियों में जब विभिन्नता को देखा जाए तो उसे हम अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के कितने रूप होते हैं दोस्तों? 2 रूप होते हैं, अंतः व्यक्तिगत विभिन्नता और अंतर व्यक्तिगत विभिन्नता। चलिए आगे देखते हैं।
अब इनको व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं, किस किस क्षेत्र में व्यक्तिगत विभिन्नता आपको देखने को मिल सकती है, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। देखिए, संज्ञानात्मक क्षेत्र की बात करेंगे तो संज्ञानात्मक क्षेत्र में बुद्धि में विभिन्नता हो सकती है, चिंतन में विभिन्नता हो सकती है, शैक्षिक उपलब्धि अलग अलग हो सकती है, बौद्धिक क्षमता अलग अलग हो सकती है। तो ये एक आप संज्ञानात्मक क्षेत्र में विभिन्नता का क्षेत्र हो गया। दूसरा बात करते हैं हम लोग भावनात्मक क्षेत्र की विभिन्नता की। तो सोच विचार व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं, रुचियाँ इंटरेस्टेड अलग हो सकते हैं, उनकी भावनाएँ अलग हो सकती हैं, वो मोटिवेट अलग अलग हो सकते हैं, उनके जो नैतिक मूल्य हैं, जीवन मूल्य, वो भी अलग अलग हो सकते हैं और होते भी हैं। तो ये भावनात्मक क्षेत्र की बात यहाँ पर की जा रही है ना, क्योंकि देखिए सारी की सारी चीज़ें भावनाओं से जुड़ी हुई हैं, इमोशंस से जुड़ी हुई हैं। चलिए अगले बात करते हैं। तो क्रियात्मक क्षेत्र, अब वो कार्य में क्या भिन्नता हो सकती है, तो शारीरिक भिन्नता हो सकती है। और जब शारीरिक भिन्नता होगी, कोई लंबा चौड़ा होगा, कोई तगड़ा होगा, कोई पतला होगा, तो उसी हिसाब से वो व्यक्ति काम भी कम ज़्यादा कर पाएगा, है ना। गत्यात्मक विभिन्नता है, कोई पतला है तो तेज़ दौड़ पाता है, कोई मोटा है तो दौड़ नहीं पाता है, कोई पतला मोटा है तो ताकत ज़्यादा है, पतले की ताकत कम है। इस तरीके से काम करने में विभिन्नता भी आपको देखने को मिलेगी, मांसपेशियों में विभिन्नता आपको देखने को मिल जाएगी, शारीरिक सहन शक्ति जो होती है वो भी अलग दिखाई देगी। तो ये जो आपके व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र होते हैं, वो 3 क्षेत्र हैं आपके। संज्ञानात्मक आपका क्षेत्र हो गया, उसके पश्चात आपका भावनात्मक क्षेत्र हो गया, और फिर आपका क्या है, क्रियात्मक क्षेत्र। तो इन 3 क्षेत्रों में अलग अलग विभिन्नताएं भी देखने को मिलती हैं। तो रूप की बात करेंगे तो 2, और जब हम व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र की बात करेंगे तो 3 क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावनात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, पहला प्रकार है आपका शारीरिक भिन्नता। तो शारीरिक भिन्नता में क्या क्या अंतर होगा, व्यक्ति का रंग, अच्छा गोरा काला सांवला देखते हैं हम लोग, है ना, रंग रूप देखते हैं, भार देखते हैं, उसका कद देखते हैं, बनावट कैसी है, यौन भेद, है ना, यौन भेद का मतलब क्या देखते हैं, लड़का है या लड़की है ना। तो इस तरीके से शारीरिक भिन्नता भी देखने को मिलती है। दूसरी बात करते हैं हम लोग मानसिक भिन्नता की। तो मानसिक भिन्नता में बालक प्रतिभाशाली हो सकता है, आपका वो मंद भी हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है, कम बुद्धिमान हो सकता है, मूर्ख हो सकता है। तो ये सारी की सारी बातें आप देखने को यहाँ पर आपको मिलेगी। और इसी तरीके से अगर हम संवेगात्मक विभिन्नता की बात करेंगे, अर्थात फीलिंग की बात करेंगे, तो कोई बालक उदार होता है, दयालु होता है, कोई कठोर होता है ना, कोई दयालु होगा, कोई प्रसन्नचित्त हमेशा खुश रहने वाला होगा, कोई खुश मिजाज होता है, कुछ लोग हमेशा मुँह लटकाने वाले भी होते हैं। तो संवेगात्मक भिन्नता भी देखने को मिलती है अलग अलग। रुचियों में भिन्नता होती है, किसी को संगीत में रुचि होती है, किसी को खेल में रुचि होती है, किसी को चित्र बनाने में रुचि होती है, तथा बालक बालिकाओं की रुचियों में फ़र्क भी देखने को मिलता है। जैसे बालिकाएँ होती हैं तो जैसे आपका वो खेल खेलती हैं, गुड़िया गुड्डी वाला खेल खेलती हैं, है ना, और भी सारे से लड़कियों के अलग अलग गेम्स होते हैं। बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। तो अलग अलग विभिन्नता देखने को मिलती है, उनके खेल में भी, उनके काम में भी। अगर हम बालक बालिकाओं की बात करेंगे तो उनकी रुचियों में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। तो भी एक तरीके की व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई। विचारों में विभिन्नता, कोई धार्मिक विचार का है, कोई अधार्मिक विचार का है, कोई नैतिक विचार का है, कोई अनैतिक विचार का है ना। तो अलग अलग विचारों के व्यक्ति भी होते हैं, ये भी एक तरीके की विभिन्नता है। कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई आपका इस मुस्लिम धर्म को मानता है, कोई ईसाई, कोई सिख, है ना। कुछ लोग धर्म को मानते ही नहीं हैं, कुछ लोग नैतिक होते हैं, कुछ अनैतिक होते हैं। तो ये भी एक तरीके की व्यक्तिगत विभिन्नता हो गई, इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात हो गई। अगले नंबर की बात करते हैं तो सीखने में भिन्नता, कुछ जल्दी सीख जाते हैं, कुछ देर में सीखते हैं, ये भी एक तरीके की विभिन्नता है। व्यक्तित्व में विभिन्नता की बात करेंगे तो कुछ अंतर्मुखी बालक होते हैं, कुछ बहुमुखी होते हैं, कुछ बहुमुखी होते हैं। अंतर्मुखी का मतलब है कि वो कम बोलते हैं, बहुमुखी का मतलब है कि पट 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 करते रहते हैं, वो ज़्यादा बोलते हैं। उभयमुखी क्या होते हैं कि जब समय होता है तब बोलते हैं, कभी शांत हो जाते हैं, कभी बोलते हैं। तो समझ में नहीं आता, ऐसे लोगों को उभयमुखी में रखा गया है। चलिए, ये तो कुछ आपके हो गए व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकारों की बात जब हमने की। अब व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या क्या हो सकते हैं, कैसे दो व्यक्ति एक दूसरे से विभिन्न हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, ये बात यहाँ पर की जाएगी। तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट 2 यहाँ पर हैं, एक आपका वातावरण है, दूसरा आपका वंशानुक्रम है। तो वातावरण के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति दूसरे से अलग होता है, अर्थात कौन कैसे वातावरण में रह रहा है ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है ना। जैसे कि 2 जुड़वा भाई थे, 2 जुड़वा भाई में एक चला गया साधु के पास में, एक चला गया चोर के पास में। तो साधु वाला क्या है, उसके अंदर बहुत सारे गुण आ गए, सन्यासी वाले, है ना, चोरी नहीं करता था और जीवों पर दया करता था,
बहुत ही दयालु प्रकार का हो गया। ये जो चोर वाला था ये चोर चोरी सीख गया, है ना। तो एटमॉस्फेयर ही तो था, दोनों के अंदर एक ही माँ बाप की क्वालिटीज़ थी, लेकिन दोनों को वातावरण अलग हो जाने की वजह से क्या हुआ कि दोनों अलग अलग हो गए, अर्थात दोनों में विभिन्नता देखने को मिलेगी। तो वातावरण के अकॉर्डिंग भी व्यक्तिगत विभिन्नता हो सकती है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इसका कारण है वो है आपका वंशानुक्रम, जिसे हम हेरिडिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेरिडिटी या आनुवंशिकता भी बोलते हैं, हेरिडिटी, है ना। तो हेरिडिटी के हिसाब से भी विभिन्नता देखने को मिलती है, अर्थात अलग अलग माँ बाप के बच्चे अलग अलग गुण के होते हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों के जो क्वालिटीज़ होती हैं वो उनमें ट्रांसफ़र होती हैं। तो इसके हिसाब से भी व्यक्तिगत विभिन्नता देखने को मिलती है। जैसे हम ये भी कह सकते हैं शारीरिक आधार पर कि माँ बाप काले हैं तो बेचारा बच्चा भी काला होगा, माँ बाप गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा होगा। तो ये भी ये सारी चीज़ें वंशानुक्रम पर डिपेंड करती हैं, है ना। ये सारी चीज़ें वंशानुक्रम पर डिपेंड करती हैं। अगर अगली बात करते हैं लिंग भेद। लिंग भेद का मतलब है कि बालक और बालिका, बालक और बालिका ये भी एक क्या है, एक तरीके का कह सकते हैं कि भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता का कारण है। बालक के अंदर जो विचार हैं, इंटरेस्ट है, वो अलग होगा, बालिका के विचार और इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, है ना। शारीरिक भिन्नता भी पाई जाती है, आप देखते हैं। जाति प्रजाति व प्रदेश के हिसाब से, है ना, जातियों में भी विभिन्नता पाई जाती है, प्रजातियों में स्पीसीज भी अलग अलग होती है। जैसे अब अगर आप बात करें कि वो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में रहने वाले लोग कैसे होते हैं और इंडिया में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, अफ्रीका में रहने वाले कैसे लोग होते हैं, तो देख रहे हैं अफ्रीका के एकदम काले होते हैं, और जब साउथ अफ्रीका के और उसके अलावा जो आप देखेंगे अमेरिकन लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, वो आपके गोरे पाए जाते हैं। तो देश के हिसाब से, देश काल परिस्थिति के हिसाब से और जाति प्रजाति के हिसाब से भी दो व्यक्तियों में अंतर देखने को मिलता है। ये भी एक तरीके का क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता है। दोस्तों अभी आपने अमेरिका में देखा था कि जो श्वेत और अश्वेत वाला मामला आपने देखा कि श्वेत लोगों ने एक अश्वेत व्यक्ति को पुलिस ने मार दिया, और काफ़ी उसमें कैंपेन भी चला, काफ़ी आंदोलन भी किया गया उसमें। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, उसको हम नस्ली भेद भी कहते हैं, नस्ली टिप्पणी करना भी कहते हैं। तो इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए, है ना। ये पूरी दुनिया में एक बहुत ही घातक चीज़ है। भले ही व्यक्ति काला गोरा कुछ भी हो, लेकिन उसके अंदर की जो भावनाएं हैं वो तो एक समान होती हैं, वो तो एक समान हो सकती हैं, है ना। तो सारे लोग को बराबर जीने का अधिकार है, वो कैसा भी हो, गोला हो या काला हो। ये प्रकृति भी एक तरीके का नैसर्गिक न्याय है, नैसर्गिक चीज़ है, जो कि प्रकृति भी ऐसा कभी नहीं चाहती। प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विभिन्न हैं फिर भी एक साथ मिल करके रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। रचनात्मक शक्ति के हिसाब से देखा जाए तो कुछ लोग अच्छा काम कर लेते हैं, कुछ नई नई चीज़ें बना लेते हैं, कुछ नहीं बना सकते हैं, तो ये भी एक विभिन्नता का कारण हो सकता है। परिपक्वता की बात करेंगे तो कुछ लोग मैच्योर होते हैं, तो वो मैच्योरिटी उनके काम में भी दिखाई देती है ना, उनके काम में भी दिखाई देती है। लेकिन जब हम शिक्षा व आर्थिक स्थिति की बात करेंगे तो ये भी एक तरीके की विभिन्नता का कारण है। कुछ बालक अच्छी शिक्षा उनको प्राप्त होती है तो उनमें स्वभाव उनका बदल जाता है। किसी किसी के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी है, पैसा उनके पास है, तो उस हिसाब से भी क्या है, वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकता है, अच्छी शिक्षा ले सकता है, जिसकी वजह से उसमें व्यक्तिगत विभिन्नता दिखाई देगी, अर्थात वो दूसरे बच्चों की अपेक्षा अलग दिखेगा। तो ये भी कारण हो सकते हैं आपके शिक्षा व आर्थिक स्थिति। चलिए अगली बात करते हैं इन व्यक्तिगत विभिन्नता के अध्ययन की विधियाँ। कैसे इनको हम पता करें, कैसे इनका अध्ययन करें। तो अध्ययन करने की कुछ विधियाँ दी गई हैं, जैसे कि आपका बुद्धि परीक्षण के द्वारा हम बुद्धि माप सकते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण के द्वारा हम उसकी पर्सनालिटी को चेक कर सकते हैं, उपलब्धि परीक्षण उसने क्या अचीवमेंट किया है, उपलब्धि परीक्षण के अनुसार हम मापेंगे, अभिरुचि परीक्षण इंटरेस्ट माप सकते हैं, है ना। इस तरीके से आपका संवेग परीक्षण, हम संवेग उसका इमोशंस क्या हैं वो माप सकते हैं, अभिक्षमता परीक्षण उसकी क्षमताएं कितनी कैसी हैं वो भी हम माप सकते हैं। तो इन विधियों के माध्यम से हम व्यक्तिगत विभिन्नता का पता लगा सकते हैं। अगली बात हम लोग करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक महत्व क्या हो सकता है, क्या महत्व होगा शिक्षा में इसका, वो देखते हैं। देखिए छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि। हम जब व्यक्तिगत विभिन्नता को निकाल लेते हैं तो हम क्या करेंगे कि अलग अलग बच्चों को अलग अलग उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, कुछ बच्चे श्रेष्ठ होंगे उनको अलग करेंगे, सामान्य को अलग करेंगे, निम्न को अलग कर देंगे। इस तरीके के जब विभाजन जो है वो अमेरिका के स्कूलों में किया गया था, ठीक है। इस तरीके का विभाजन वहाँ किया जाता है। व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। मान लेते हैं कुछ बालक ऐसे हैं जो मंद हैं, है ना, वो मंद हैं, तो हम क्या करेंगे, मंद के लिए व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था कर देंगे। और ऐसी व्यवस्था है जिसका नाम क्या है, डाल्टन योजना। इस डाल्टन योजना को बनाया था कुमारी हेलन पार्कस ने, जो कि अमेरिका की हैं। 1912 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण किया था और 12 वर्ष के बालकों के लिए निर्माण किया था, 8 से 12 वर्ष के बालकों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर
मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है, डाल्टन योजना व्यक्तिगत शिक्षण से संबंधित है, जिसका निर्माण किया था इस योजना का कुमारी हेलन पार्कस ने, जो अमेरिका की रहने वाली हैं। 1912 ईस्वी में इसका निर्माण किया था और 8 से 12 वर्ष के बालकों की शिक्षा के लिए किया था। इसी तरीके का एक और योजना है जिसको विनेटिका योजना बोलते हैं। इसको कार्लेटन वाशबर्न ने बनाया था 1920 ईस्वी में, और ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। तो ये दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। कक्षा का सीमित आकार, जब हम बच्चों को अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं तो उनमें अलग अलग कक्षाएं बन जाती हैं, बच्चों का सीमित आकार हो जाता है। अर्थात प्रतिभाशाली एक तरफ, मंद एक तरफ, जड़ एक तरफ, है ना, और जो उच्च सामान्य से उच्च हैं वो एक तरफ, सामान्य से निम्न है एक तरफ। तो एक तरीके के बालकों को एक साथ बैठा करके हम क्या करते हैं, कक्षा का आकार भी सीमित होता है और कक्षा में 20 छात्र एक कक्षा में रखे जाते हैं। अगला जो है आपका कि शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन। अब हम क्या करेंगे कि जिस तरीके के बालक होंगे उस हिसाब से हम अपनी शिक्षण विधियों में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मान लेते हैं प्रतिभाशाली है ना, प्रतिभाशाली हर चीज़ को समझ जाता है, अगर वहाँ पर हम खेल विधि का इस्तेमाल करेंगे तो बालक को लगेगा क्या फालतू का काम कर रहे हैं, ये तो हमको पता है, इसको खेल खिलवा रहे हैं। और जो बच्चे बेचारे पढ़ना नहीं चाहते, इंटरेस्ट नहीं है या उनको कम समझ में आता है, वो खेल विधि से अच्छे से समझेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम जब एक साथ बैठाएंगे तो समस्या आएगी। जब इनका वर्गीकरण कर देंगे और इसके बाद अपनी शिक्षण विधियों में परिवर्तन कर देंगे तो क्या होगा, अच्छे से सीखेंगे। तो व्यक्तिगत भेदों के अनुसार शिक्षण का हम कर सकते हैं। और गतिशील, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक, ये जो मतलब परिवर्तन है शिक्षण विधि में वो इस तरीके का होना चाहिए कि गतिशील, क्रियात्मक और मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, ये कहने का मतलब है। पाठ्यक्रम का विभिन्नीकरण कर सकते हैं, अर्थात अलग अलग बच्चों के हिसाब से अलग अलग हम पाठ्यक्रम चूज कर सकते हैं। कुछ एक ही तरह विभिन्न तरीके के बच्चे जब एक साथ पढ़ते हैं और हम एक ही तरीके का पाठ्यक्रम इस्तेमाल करते हैं तो उनका अधिगम करने में उनको दिक्कत होती है। तो इस हिसाब से जब हम देखेंगे, वर्गीकरण कर लेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, तो क्या होगा कि बालकों की रुचियों, रुझानों एवं उनकी आवृत्तियों, आकांक्षाओं में अंतर होता है और इसीलिए सबके लिए एक जैसा पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उनकी इच्छा अनुसार विषय चुनने की स्वतंत्रता रखेंगे। जो बालक जिस तरीके का पढ़ना चाहता है और जो बालक जिस चीज़ को समझ सकता है उस हिसाब से हम अपना पाठ्यक्रम को चूज कर सकते हैं। तो ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता की एक खास शिक्षा में महत्व है। आर्थिक व सामाजिक दशाओं के अनुसार शिक्षा। अब बालक आर्थिक स्तर उसका कमजोर है तो उसके हिसाब से शिक्षा हम देंगे, सामाजिक दशाएं उसकी कमजोर है तो उसके साथ हम शिक्षा देंगे। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा में कुछ महत्व की बात की गई है व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जब से इनक्लूसिव एजुकेशन आया, क्या इनक्लूसिव एजुकेशन, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं दोस्तों समावेशी शिक्षा। क्या बोलते हैं, समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि सभी तरीके के जो बालक हैं उनको एक साथ शिक्षा दी जाए ताकि उनके अंदर जो आत्मग्लानि की भावना है वो ना ख़त्म हो। अर्थात विशिष्ट बालकों को भी एक ही छत के नीचे एक ही साथ शिक्षा देना चाहिए, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये क्या कहता है आपका इनक्लूसिव एजुकेशन अर्थात समावेशी शिक्षा। तो ये भी हम एक दिन क्लास इसके ले लेंगे। चलिए तो हमारा ये टॉपिक जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का वो ख़त्म होता है। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए संदेश ये है कि जो पेड़ पौधे हैं उनको ज़रूर बचाइए, क्योंकि यही हमारा जीवन है, वास्तव में यही हमारा जीवन है और हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। पेड़ लगाने के साथ साथ उससे बड़ा काम है कि उसकी हम रक्षा करें, उसको हम बचाएं। जैसे इस पेड़ ने क्या कह रहा है कि आई क्लीन द एयर यू ब्रीथ, मैं स्वच्छ हवा देता हूँ तुम्हारी सांस के लिए। आई कैन डू दैट फॉर योर चिल्ड्रेन टू, मैं यही काम तुम्हारे बच्चों के लिए भी कर सकता हूँ। लेकिन कब, जब आप क्या करोगे, इफ़ यू लेट मी लिव, जब तुम मुझे जिंदा रहने दोगे, अर्थात जब मुझे तुम छोड़ दोगे, मुझे बचा दोगे, मुझे काटोगे नहीं, तो यही काम मैं तुम्हारे बच्चों के लिए भी करूँगा। तो कम से कम अपने लिए नहीं तो अपनी पीढ़ी के लिए क्या करना है कि हमें पेड़ पौधों की रक्षा करनी है। अगर एक पेड़ लगाएंगे तो उस पेड़ को इतनी उसकी रक्षा करिए ताकि वो बड़ा हो जाए। लोग क्या करते हैं, पेड़ तो लगा देते हैं, लगा के फ़ोटो खींच करके डाल देते हैं सोशल मीडिया पर कि देखिए हमने पेड़ लगाया, लेकिन जिस दिन से पेड़ लगा देंगे उस दिन के बाद दूसरे दिन उसको देखने जाते हैं। और हम देखते भी हैं कि कहीं 25 करोड़ पौधा लगाए गए, कहीं 22 करोड़ पौधा लगाया गया। ये डाटा हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, पर आपको क्या पता है कि 25 करोड़ पौधे बच पाते हैं? हर साल ऐसे पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन क्या वो बचते हैं? तो दोस्तों लगाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी रक्षा करें, उसको पानी दें, जीव जंतु से उसकी रक्षा करें, ताकि बच्चों से, लोगों से उसकी रक्षा करें ताकि वो ना सूख पाए ना ही कोई काट पाए उसको, है ना। तो इससे क्या होगा, यही हमारा जीवन है। तो सेव ट्री सेव लाइफ, पेड़ पौधों को बचाइए और अपने जीवन को भी सुरक्षित करिए। और सुरक्षित करने का भारत में बेस्ट तरीका क्या है वो आपको मैं दिखाई देता हूँ। और जिस नियम से या जिस
तकनीकी से हमारे जो पुराने बुजुर्ग लोग हैं पेड़ पौधों को बचाते आए हैं, वही विधि मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। द बेस्ट वे टू सेव ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में पेड़ पौधों को बचाने के लिए ये तकनीकी सबसे इंपॉर्टेंट है। आप उसको उस पेड़ पौधे को क्या करो, वहाँ पर कोई मूर्ति रख सकते हैं, है उसमें फूल माला चढ़ा सकते हैं इस तरीके से। तो क्या होगा, लोग उसको पूजनीय पौधा मानेंगे, उसकी पूजा करेंगे। तो लोग क्या करते हैं फिर उसको काटते नहीं है। ऐसा इंडिया में देखने को मिलता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो पीपल का पेड़ होता है, बरगद का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, पीपल का पेड़ होता है, तुलसी का पौधा होता है, उनको पूजनीय पौधे माने जाते हैं। और ये पूजनीय क्यों माने गए, ये हमारे पूर्वजों ने बताया। चूँकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पौधे हैं और इसीलिए इनकी पूजा शुरू कर दी गई। इनको काटने के लिए बोला गया कि इनको काटना नहीं चाहिए। उसका मकसद, उसके पीछे उद्देश्य यही था कि ये जो औषधीय पौधे हैं, पीपल की बात करेंगे बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, तुलसी की बात करेंगे लगभग 100 बीमारियों से ज़्यादा उससे इलाज हो सकता है, नीम भी ऐसे ही औषधीय पौधा है। तो ये सारे औषधीय पौधों को बचाने की एक तकनीकी है जो कि इंडिया में बहुत ही कारगर है। तो ये भी आप आजमा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।